हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर नट पर। प्यारे बच्चों, राजस्थान सीईटी योग्यता 12वीं किसी भी स्टेट का बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। एक और बड़ी न्यूज़ मैं आपको पहले ही दे देता हूं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि 12वीं पास ही बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। 12वीं जो कर रहा है करंटली, जो 12वीं में है और वो 18 वर्ष का है, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन ज्ञात रहे कि आप 18 वर्ष के होने जरूरी हो, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, सभी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह की स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देता हूं आपको किसी भी नौकरी, सरकारी नौकरी के बारे में अपडेट, यानी कि गवर्नमेंट जॉब जितनी भी निकलती हैं उन सब की अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, और साथ साथ आपको बताता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस फॉर्म में। जो भी फॉर्म निकलते हैं सब डिफेंस से रिलेटेड हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह के हो, तो अपने साथियों को सबके पास शेयर कीजिए, उनको बताइए कि वो लोग भी इसे सब्सक्राइब करें। इसके बाद आज मैं आपको एक और न्यूज़ दे दूं कि हम 30 अक्टूबर को एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स। बच्चों, पीपीटी पे एक एक टाइप को समझाया गया है। देखो, टाइप्स बना बना के समझाई है कि ये टाइप ऐसे आती है, इसको एग्जाम में कैसे कैच किया जाए। तो पीपीटी के थ्रू मैंने इस कोर्स को कंप्लीट करवाया है। तो 30 अक्टूबर इसकी लॉन्चिंग डेट होगी। मैं भी इस जो वीडियो बना रखे हैं उन सब में सामने आपको दिखाई दूंगा। ऐसा नहीं है कि फेस नहीं आएगा, उनमें मैं भी सामने हूँ और फिर मैंने पीपीटी पे उनको समझाया हुआ है। तो आप लोग इसको अगर लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मेरे पास एक बार बस इतना लिख दीजिए कि इंटरेस्टेड फॉर रीजनिंग कोर्स। ओके, जो लोग भी इस एग्ज़ाम में भी रीजनिंग आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो हर एक एग्ज़ाम में लगभग रीजनिंग आती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं जो जो कोर्स लेना चाहते हैं। अब आते हैं कि हम आज बात क्या क्या करेंगे। तो देखो, सीईटी ये है 12वीं बेस वाला, सीनियर सेकेंडरी स्तर। ये लिखा हुआ है ना, सीनियर सेकेंडरी स्तर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022। तो सीईटी पहली बार लॉन्च हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने ग्रेजुएशन बेस पे भी इसकी वीडियो बनाई थी। जो बच्चा स्नातक पास है वो भी सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और साथ साथ मैं आपको बता दूं, वहाँ भी मैंने कंप्लीट डिटेल्स इसकी दी थी। आज भी हम कंप्लीट डिटेल में क्या क्या बताने वाले हैं। तो सामान्य दिशा निर्देश, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, और लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, फोटोग्राफ कैसे होना चाहिए, हस्ताक्षर कैसे होने चाहिए, फॉर्म में गलती में सुधार कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ना करनी पड़े। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों आपसे गलती ना हो। अगला पॉइंट ये है, परीक्षा स्कीम कैसी रहेगी और सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है ना। सब चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। प्यारे बच्चों, चलते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सामान्य दिशा निर्देश में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि यहाँ पर केवल एक पात्रता परीक्षा है, ये कोई भर्ती नहीं कराई जा रही है, ये फाइनल नौकरी का कोई जो है एग्ज़ाम नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है नौकरी के सभी एग्ज़ाम देने की। दूसरा पॉइंट, आप वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड 2, जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल, इन सब वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप 12वीं पास हैं या 12वीं कर रहे हैं, और आप किसी भी स्टेट से हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये हर साल एक बार होगा, कम से कम एक बार होगा, और जिस दिन इसका परिणाम आएगा, ये देखो, ये पढ़ो यहाँ से, सामान्य पात्रता परीक्षा, समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। मतलब आपने पेपर दिया, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के ठीक 1 वर्ष बाद तक ये मान्य रहेगा। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, देखिए, जब ये आपके हाथ में आ जाएगा सीईटी, फिर आपको अपने मेन एग्ज़ाम देने हैं। उस स्कोर बोर्ड के आधार पर ही आपका सीईटी क्लियर होता है। जितनी वैकेंसी होती है उनका कितना गुना होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा कि इतनी वैकेंसी है तो इतने गुना लोगों का सीईटी क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को ये पेपर सिर्फ पास करना है, उसके बाद आपको अपनी मेन परीक्षा देनी है। तो ये हर साल लिया जाएगा, और हर साल उसके बाद आपकी मेन परीक्षा ली जाएगी। कांस्टेबल की, जमादार की, कनिष्ठ सहायक की, छात्रावास अधीक्षक की, वनपाल की, वो मेन परीक्षा अलग होगी, ठीक है, वो अलग अलग ली जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों के अंक जो सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किया जाएगा। मतलब आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, प्रयासों में कोई निर्बंधन नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि आप कितने ही एग्जाम दे सकते हो, हर साल आप एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि हर साल ये फॉर्म निकलेंगे और हर साल आप पेपर दे सकते हो। कोई लिमिट नहीं है यूपीएससी की तरह कि 7 बार दे सकते हो, 5 बार दे सकते हो। आगे, सामान्य पात्रता परीक्षा में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति सामान्य पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित परीक्षा का साक्षात्कार दोनों उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा। मतलब सीईटी नहीं है तो नहीं होगा, बस कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है। और सबसे लास्ट में इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये देख लो जो मैं बता रहा था कि 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। देखो ये देखो, इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों की कुल अनुमानित रिक्तियां, मतलब जितनी वैकेंसी होंगी उनका 15 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। सीईटी में 15 गुना, मान लीजिए इन सभी जो ऊपर वैकेंसियां दिखाई गई थी, अगर इनमें 15,000 वैकेंसी है तो 15 को 15 से गुना कर लो, यानी कि 2,25,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर इनमें 10,000 है तो 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। मतलब सीधा सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। चलिए तो आगे देखो, ये एक 6th पॉइंट है, इसमें क्या कह रहा है, आप शैक्षणिक जो है ये सभी सेवा नियमों में यथाविहित है, कुछ नहीं है इनके बारे में, इतना कुछ खास नहीं है इन दोनों लाइनों के अंदर। 7th और 6th के अंदर बहुत कुछ खास नहीं दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, सुनना जरूरी है कि ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। एक तो आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इसकी वेबसाइट से, आपके एसएसओ पोर्टल से, सिटीजन ऐप से, और आपको करना क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपने एसएससी के फॉर्म भरे होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ निकलती हैं वहाँ से एक बार जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके अंदर कुछ चीज़ें, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, और आपके एड्रेस तो नहीं, आपके मदर नेम, 2-4 चीज़ें और हैं जो फिक्स हो जाती हैं, वो चेंज नहीं करनी होती है, कभी चेंज नहीं होती, जो वो फिक्स हो जाती है उसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कि इतनी चीज़ें तो मेरी फिक्स हैं, ये तो चेंज होनी नहीं है, जो चेंज हो सकती हैं उनको हम आगे लेंगे। ठीक है, मतलब फॉर्म के अंदर भरवाया जाता है बाकी चीज़ें। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है, इस साल आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अगले साल आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है कि मैं सीईटी 2023 अप्लाई करता हूं, मैं सीईटी 2024 अप्लाई करता हूं। ये होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे समझाता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनके बारे में बात करेंगे। ये देखो, यदि आधार कार्ड में किसी तरह की त्रुटि है तो उसे अभी ठीक करा लीजिए, बाद में नहीं हो पाएगा, पहले ही बता देता हूँ। देखो भाई, ओटीआर में क्या क्या आएगा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग मेल होता है तो मेल, फीमेल होता है तो फीमेल, चेंज नहीं होता ना कभी, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये भी फिक्स हो जाते हैं बेटा। जो चीज़ें आपकी लाइफ में फिक्स हो चुकी हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, आपके नाम, पर्सनल चीज़ें, वो सभी इसके अंदर वो लिखवा लेते हैं। ठीक है, तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना, और इसमें कभी संशोधन नहीं कर सकते, एक बार जो आप फाइनल करेंगे वो फाइनल रहेगा। ठीक है, आगे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ये है, यहाँ पर देखो ये 8वां पॉइंट, भैया जब आप फॉर्म भरो तो आप अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी अपना ही देंगे। प्यारे बच्चों देखो कितना डिटेल से मैं आपको एक एक जानकारी दे रहा हूँ। आप अपनी ही मेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर देंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, गलती क्या होती है कि आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दिए जिस साइबर कैफ़े पे आप फॉर्म भरवाने गए उसी बंदे के। अब होता क्या है, जितने मैसेज आते हैं उसके पास आते हैं, ऐसे आप जैसे 10 बच्चे उसको दे के आ जाते हैं, तो वो क्यों टेंशन लेगा कि ये कौन से बच्चे का है। बच्चा अपने आप देखे, जिसको ज़रूरत है वो अपने आप देखे, इसलिए हमेशा अपना मोबाइल नंबर दे, हमेशा अपनी मेल आईडी दे। आगे पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन आईडी जरूर जनरेट होगी। अगर एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हुई तो मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। तो आप एप्लीकेशन आईडी आपके मेल पे भी आएगी और आपके फ़ोन नंबर पे भी आएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन आईडी अगर जनरेट नहीं हुई तो फॉर्म में कोई ना कोई कमी है, वो चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो किसी भी तरह का पत्र व्यवहार नहीं कर सकते आप, जो भी चीज़ें चेंज करनी होगी वो वेबसाइट के थ्रू ही करनी होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आवेदन एवं परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं।
₹450 सामान्य ओबीसी के लिए। कुछ चीज़ें देखो, राजस्थान में जो है, राजस्थान वालों को ये छूट मिल सकती है, बाकी किसी को नहीं। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को ₹350, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको ₹250। इसके अलावा जो अभ्यर्थी विकलांग है या जो भी हैं, उनके लिए अलग से कुछ दिया गया है, ₹250 का ही रहेगा वो सब भी। अब आ जाते हैं इस पे, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हो, मतलब ईडब्ल्यूएस, कुछ भी हो, आप लोगों को तो जनरल वाली ही फीस देनी है, यानी कि ₹450 ही देने हैं। आप लोग राजस्थान में नहीं भर पाएंगे। अगर आप अलग स्टेट से हैं, 250 350 में आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी, ध्यान रखना बच्चों। आगे चलते हैं, सामान्य पात्रता परीक्षा के संबंध में विशेष निर्देश, ये है आप लोगों के लिए नहीं है, ये हैं दोनों के दोनों, एक तो विकलांग लोगों के लिए, दूसरा भूतपूर्व सैनिक के लिए। अब आ जाते हैं पात्रता एवं परीक्षा की बात कर रहे थे हम, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता। तो आपकी जो एज लिमिट है पहले तो वो देख लो, 18 से 40 है भाई, 18 से 40, ठीक है। वनपाल और सभी की अलग अलग बताया गया है। एक तो +2 पास बच्चा मांगा गया है इसमें, यानी कि वनपाल में, इसमें अन्य किसी मतलब साथ में कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको। दूसरा आपका 7वां है पुलिस कांस्टेबल, इसमें किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं चाहिए। बाकी में कंप्यूटर वगैरह की एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए होगी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कैटेगरी नंबर 2 3 4 5 जो 6 जो है ना, इनके अंदर साथ साथ कंप्यूटर की डिग्रियां, कंप्यूटर के कोर्स, ये सब जरूरी होंगे। बेसिक कोर्स जो भी है आपको देखना पड़ेगा, आप अपना ध्यान से पढ़ लेना और इसके थ्रू ही आप लेकर जाना, ठीक है। आगे देखो, आयु की बात कर लें तो बच्चों 23/9/2022 को आपकी राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। अभी 23/9/2022, 23 सितंबर जो अभी गया है ना, मैंने ग्रेजुएट लेवल वाला CET का वीडियो बनाया, उसके तुरंत बाद ये आया था। तो ये क्या था कि आपकी एज लिमिट में कुछ छूट दी गई थी। क्या छूट दी गई थी? मान लीजिए आपकी एज 31/12/2020 को पूरी हो रही है, ये दे रहा ना एग्जाम्पल। अगर आपकी एज इस दिन पूरी हो गई है तो ये एज इस दिन पूरी नहीं मानी जाएगी। अब आपकी एज 4 साल आपको छूट दी गई है, 31/12/2024 तक मान्य होगी। समझ में आया? ठीक है ना। चलिए आगे देखो, 4 साल की आपको छूट दी गई है या 2 साल की, जो भी है वो 23/9/2022 वाला जो नोटिस है उसे डाउनलोड करो और देखो कि आपको कितनी कितनी छूट दी गई है। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार दे दी होंगी। देखो, राजस्थान के बच्चे जानते हैं कि उन लोगों को कैसी कैसी छूट मिलती है, कितने कितने साल की छूट मिलती है। अगर नहीं पता है तो ये लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पर कि आपको कितनी कितनी छूट मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं। ये सब इतना कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, ये सब आपका आगे चलने पे आपको समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। ये रहा आपके एग्ज़ाम डेट, आपके फॉर्म डेट, इन चीज़ों पे बात करेंगे। फॉर्म की डेट है बेटा 12/10/2022 से 11 नवंबर 2022। जी हाँ, ये जो 12 अक्टूबर आ रहा है इससे लेकर 11 नवंबर तक। आज 10 अक्टूबर है, आज ये नोटिफिकेशन आया था। एग्ज़ाम डेट पहले भी अनाउंस कर चुकी है गवर्नमेंट, इसमें भी दिया हुआ है। परीक्षा का आयोजन जो है 18/2/2023 से लेकर 26/2/2023, 4 अलग अलग डेट में एग्ज़ाम कराया जाएगा। 18, 19, 25 और 26 फरवरी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई तब होगी जब एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मतलब एक से अधिक चरण तो हो ही रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा चरण बन जाते हैं तो ये इनके हाथ में है कि ये लोग नॉर्मलाइजेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये देखेंगे, पेपर का लेवल वगैरह भी देखकर फिर डिसाइड होगा कि इसका क्या करना है। अब बच्चों आप आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र आप लोगों को जो है मेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा, वहाँ से उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र को। इसके बाद है नियुक्ति की अयोग्यताएं। अयोग्यताएं क्या क्या होंगी? ये कुछ नहीं है, आप शादी वगैरह की कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, 2 से ज़्यादा लोगों से एक साथ शादी ना कर रखी हो, ठीक है, बस यही है। 2 से ज़्यादा लोगों को शादी कर रखी हो तो आप मान्य नहीं है, बस 2 से ज़्यादा, मतलब कंडीशंस यही है। ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे जाएं। अंतिम
डेट को ना जाने दें। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। फोटो अपलोड करने के दिशा निर्देश, ये देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, वो तो पता है हमें, साफ साफ थोड़ा करेंगे हम। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो, मतलब आपको ब्लैक एंड वाइट फोटो नहीं खिंचानी है, रंगीन फोटो खिंचानी है। सब मैक्सिमम 6 माह पुराना हो। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। मोबाइल से फोटो खींची हुई या स्वयं रचित फोटो का प्रयोग न करें। फोटो की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड में कैसा कलर होना चाहिए? सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। गाढ़े कलर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, गहरा कलर नहीं होना चाहिए। आप लोग बस सफ़ेद रंग या फिर किसी भी हल्के कलर की चादर पीछे लगा सकते हो। आगे है, फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस यहाँ चेस्ट तक ही फोटो खिंचवानी है। इससे नीचे जाने से क्या होता है कि चेहरा 50% नहीं आ पाता। तो इस चीज़ पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। आगे है आवेदन, यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। कुछ जेपीईजी, ये चीज़ें तो आपका फॉर्म भरने वाला खुद देख लेगा, इनमें आपको टेंशन नहीं है। आप बस फ़ोटो खिंचाओ और वो फ़ोटो लेकर पहुंच जाओ उनके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश, ये भी ऐसा ही है। ये आपका फॉर्म भरने वाला खुद देख लेगा, आपको इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्म भरोगे तो वो खुद से इसको देख लेगा। ठीक है, तो संशोधन की प्रक्रिया के बारे में मैं आपसे बता रहा था। जैसे कि आपसे OTR में मान लीजिए मिस्टेक हो जाती है, स्वयं के नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में, लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन, किसी भी तरह की आपसे गलती हो जाती है तो 300 रुपये प्रति संशोधन। ठीक है ना, तो 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ठीक है ना, एक अभ्यर्थी 300 रुपये देगा, अपना संशोधन कर सकता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये था आपकी कंप्लीट डिटेल्स। गलत सूचना प्रस्तुत करने होते हैं एवं अनुचित साधनों की रोकथाम, ये सब वो है, आपका पता ही है कि हम लोग अनुचित साधनों की कैसे रोकथाम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए आज की बड़ी न्यूज़। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।